जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम सब फिर से एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत संधि टॉपिक को कवर करेंगे। यह टॉपिक दोस्तों आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की आपकी यह क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास होगी। तो चलिए आपकी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है संधि प्रकरणम। तो दोस्तों संधि क्या होती है? सम में धा धातु, सम आपका उपसर्ग हो गया, इसमें धा धातु और की प्रत्यय के साथ मिलकर यहाँ पे संधि प्रकरण होता है। संधि का अर्थ ही है जोड़ या मेल या जोड़ना। संधि क्या होता है? एक सूत्र की सहायता से हम लोग समझते हैं। सूत्र क्या है कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। सूत्र क्या कह रहा है कि वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। इसका मतलब है कि अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना ही संधि कहलाता है। विकृति का मतलब क्या है? यहाँ पे विकृति का मतलब है आपका वर्ण परिवर्तन। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है? संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय जोड़कर हुई है। की प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होते हैं सभी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, अतः संधि शब्द भी पुल्लिंगवाची शब्द है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। दोस्तों संधि की कुछ परिभाषाएं हैं, समझ लेते हैं इनको। कि निकटवर्ती दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। दूसरी परिभाषा समझ लेते हैं। परस्पर दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने की क्रिया को संधि कहा जाता है। संस्कृत में प्रायः संधि को ही संहिता के नाम से भी जानते हैं। यह संहिता प्रायः 4 जगहों पर पाई जाती है। कौन कौन सी जगहों पर पाई जाती है? तो इसका एक फार्मूला है, समझिएगा कि संहितैक पदे नित्यम नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवेच्छामुपेक्षते। तो कहने का मतलब है कि वाक्य में संहिता आपकी विवक्षाहीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप संधि करें या ना करें। कहता क्या है इसमें कि एक पद में आपकी नित्य है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, सुरधन इंद्र सुरेंद्र, यहाँ पे आपकी गुण संधि हो जाएगी। जैसे कहीं धातु या उपसर्ग है तो उसमें भी नित्य आता है। उदाहरण समझिएगा, प्रतिधन आगमन प्रत्यागमन, यहाँ पे आपकी यण संधि हो जाती है। ऐसे समास में भी नित्य होता है। निधन मच्छिकम निर्मच्छिकम, यहाँ पे आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। फिर वाक्य में इसमें अनित्य होता है, मतलब धातु में एक पद में और समास में यहाँ पे आपका नित्य होता है और यहाँ पे अनित्य होता है। सह उपवनम अधिवसति, तो इसमें आपका आकार लोप हो जाएगा, सह उपवनम अधिवसति। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समझा कि संधि क्या होती है। तो इस प्रकार से संधि समझने के बाद अब हम संधि के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो संधियाँ आपकी संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। अच का मतलब यहाँ पे अच प्रत्याहार से है, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सारे स्वर आते हैं, इसलिए इसको स्वर संधि या अच संधि या इसी को अक्षर संधि भी कहते हैं। इसी तरह से आपकी दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। हल संधि का मतलब भी प्रत्याहार से है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सारे व्यंजन आते हैं, इसलिए इसको हल संधि या व्यंजन संधि या क्षर संधि कहते हैं। और लास्ट आपकी तीसरी संधि जो है वो है विसर्ग संधि। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों
तीनों संधियों को एक तरफ से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्वर संधि को। तो आइए दोस्तों स्वर संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि आपका होता है कि जहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो, मतलब आपका स्वर प्लस स्वर, स्वर से स्वर का मेल हो और वहाँ पे स्वर ही प्राप्त हो, स्वर से स्वर के मेल के बाद स्वर का ही निर्माण हो, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिएगा, रमाधन ईसह, रमेशह। रमा में आपका स्वर हो गया, ई भी आपका स्वर है और बनने वाला जो अक्षर है वो भी आपका ए है। तो इस तरह से ये तीनों स्वर हैं। अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं, जैसे नरधन ईसह, नरधन ईसह। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा नरेशह। जैसे देख लेते हैं कविधन इंद्रः, इसका भी आपको हो जाएगा कवींद्रः। जैसे देख लेते हैं एक उदाहरण आपका तव धन एव, शब्द बन जाएगा तवैव। अगला उदाहरण देख लेते हैं पोधन इत्रम, बनने वाला शब्द बन जाएगा पवित्रम। अब बात करें स्वर संधि के प्रकारों की, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि संधियाँ आपकी 3 प्रकार होती हैं। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार की संधियों की बात की और सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया स्वर संधि को। तो अब बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार की। तो स्वर संधियाँ आपकी 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकारों की हम बात करेंगे, 8 प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 8 प्रकारों को जान लेते हैं। तो सबसे पहली संधि है हमारी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घः। उदाहरण इसका समझ लीजिए, विद्यालयः, गिरीन्द्रः, वधूत्सव, पितृणम, ये सब आपकी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अगली जो संधि हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः। इसका उदाहरण जैसे कि रमेशः, जन्मोत्सव, महर्षि, तवलकारः। अगली संधि जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र जो होता है वृद्धिरेचि। इसके उदाहरण है महेश्वरम, जलौधः, वनौषधि, कृष्णैकत्वम। इसके बाद आपकी अगली संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि इत्यादि, मध्वरि, पित्राज्ञा। ये सब आपके यण संधि के उदाहरण हैं। अगली जो संधि है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो एवायावः। जैसे नयनम, पवनम, नायकः, पावकः, ये सब आपके अयादि संधि के उदाहरण माने जाते हैं। अगली जो संधि है आपकी पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंग पदांता दति। इसके उदाहरण हैं जैसे रामोदत, हरेव, वनेपि, कोत्र। ये सब आपके पूर्व रूप संधि के उदाहरण हैं। अगली जो संधि है हमारी पर रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंगी पर रूपम। उदाहरण देख लीजिए प्रेजते, प्रेधते, उपोषधि, उपोधते। और जो लास्ट हमारी संधि है प्रकृति भाव संधि। इसका उदाहरण है प्लुत प्रग्रह्यादचि नित्यम। इसका उदाहरण है हरियेतो, विष्णु इमौ, गंगे अमो। तो इसी कड़ी में दोस्तों अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आपकी दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि का जो सूत्र अभी मैंने बताया आपको, अकह सवर्णे दीर्घः। सूत्र दोस्तों याद कर लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में सूत्र बैठ गया तो पूरा नियम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नियम क्या कह रहा है? यदि अक प्रत्याहार, अब बात की गई यहाँ पे प्रत्याहार की, तो जैसे ही दोस्तों बात की जाए प्रत्याहार की तो आप लोगों को माहेश्वर सूत्र बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि जब माहेश्वर सूत्र आपको आएंगे तभी आप प्रत्याहार निकाल पाएंगे। तो नियम क्या कह रहा है? यदि अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आपके आ, ई, उ, ऋषि, री ये वर्ड आते हैं।
यदि अक प्रत्याहार के बाद में कोई भी समान स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अक प्रत्याहार में आपके आ या आ के बाद आ या आ जाए तो वहाँ पे आपका दीर्घ हो जाता है। जैसे ई या ई के बाद फिर से ई या ई आ जाए तो वहाँ भी आपका ई हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। फिर ऊ या ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ ही आ जाए तो वहाँ पे आपका दीर्घ ऊ आ जाएगा। फिर ऋषि के बाद ऐसी दीर्घ या ह्रस्व आ जाए तो वहाँ पे आपका दीर्घ ऋषि हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों संक्षेप में कि जब अक के बाद अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद फिर से अक प्रत्याहार के वर्ण आ जाएं तो वहाँ पे आपका दीर्घ हो जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे वन धन आगमनम, इसका हो जाएगा जैसे वन आ, पहले यहाँ पे छोटा आ रहा है ह्रस्व आ, इसके बाद आ रहा है आ दीर्घ आ, तो ये दोनों मिलकर आपके दीर्घ आ हो जाएंगे। तो जो बनने वाला शब्द हमारा होगा वन आगमनम, इसी को संक्षेप में कर देंगे वनागमनम। जैसे अगला वर्ड है दैत्य धन आरिहि, दैत्यारी हो जाएगा। भोजन धन आलयः, ये आपका शब्द बन जाएगा भोजनालयः। जैसे पुस्तक धन आलयः, पुस्तकालयः। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। हिम धन आलयः, हिमालयः। विद्या धन आलयः, विद्यालयः। तो ऐसे आपकी दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे लोभ प्लस आकृष्टः, ये बनने वाला शब्द आपको हो जाएगा लोभाकृष्टः। देव प्लस अर्चनम, देवार्चनम। धन धन आकांक्षी, धनाकांक्षी। मांस धन आहारी, मांसाहारी। अगला शब्द है गिरि धन इंद्रः, गिरीन्द्रः। इसके बाद मुनि धन ईशः, मुनीशः। कपि धन ईशः, कपीशः। नदी धन ईशः, नदीशः। हरि धन ईशः, हरीशः। सती धन ईशः, सतीशः। ई धन ईशः, ईशः। तो दोस्तों आप सारे उदाहरणों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप हमारे साथ ढेर सारे प्रैक्टिस वर्ड करेंगे। कभी कभी होता है कि सीधे सामने वही वर्ड आ जाता है परीक्षा में, तो इसलिए सारे उदाहरण और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगला शब्द है जैसे भानुधन उदयः, भानुदयः। विधुधन उदयः, विधुदयः। मधुधन उदयः, मधुदयः। वधूधन उत्सवः, वधूत्सवः। चमूधन ऊर्जः, चमूर्जः। शत्रुधन उत्कर्षः, शत्रुत्कर्षः। होत्रधन ऋकारः, होत्रिकारः। अगला शब्द है दोस्तों आपका पितृधन ऋणम, पितृणम हो जाएगा। मातृधन ऋणम, मातृणम हो जाएगा। इसके बाद अगला वर्ड है भ्रातृधन ऋणम, भ्रातृणम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दीर्घ संधि को पढ़ा और दीर्घ संधि के उदाहरण को समझा, नियम को समझा। तो आप भी इस नियम को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और ढेर सारे उदाहरण करिएगा। अगली संधि हम देखते हैं स्वर संधि। तो दोस्तों जो हमारी अगली स्वर संधि है यह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या बताया था हमने आपको, आद गुणः। नियम क्या कहता है, यदि आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद में ई उ ऋषि या ऋ आए तो दोनों मिलकर ई के स्थान पर आपका ए, उ के स्थान पर आपका ओ, ऋषि के स्थान पर आपका अर और ली के स्थान पर आपका अल हो जाता है। जैसे समझिएगा ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई या ई आए तो वहाँ पे ए हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद उ, ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो वहाँ पे ओ हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ऋषि आए, ह्रस्व या दीर्घ ऋषि आए तो वहाँ पे अर हो जाएगा। या फिर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद आपका री आए तो वहाँ पे आपका अल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, संक्षेप में कहे तो जैसे आत, आत प्लस अची, तो यहाँ पे आपका गुण संधि हो जाएगा। चलिए उदाहरण समझ लेते हैं गुण संधि के। जैसे आपका उदाहरण है रमाधन ईसह, यह आपका हो जाएगा रमेशः। रमा में आपका आ दीर्घ हो गया
और दीर्घ ई हो गई, तो यहाँ पे ए वर्ड बन गया। जैसे अगला वर्ड है गणेश धन उत्सव, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गणेशोत्सव। अगला वर्ड है सुरधन इंद्र सुरेंद्र, गणधन ईशः गणेशः, भूपधन ईश्वर भूपेश्वरः, जलधन उर्मिः जलोर्मिः, जन्मधन उत्सव जन्मोत्सव। इसी तरह से अगला है महाधन ऋषि महर्षि, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। इसके बाद देवधन ऋषि देवर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि, मम धन ऋकारः, बहुत पूछा जाता है ये वर्ड, ममल ऋकारः, तव धन ऋकारः तवलकारः, बसंत ऋतु बसंत धन ऋतु, शीत ऋतु शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं आपके गुण संधि के, तो आप ढेर सारे उदाहरणों को प्रैक्टिस करिएगा। हम अगली संधि को देखते हैं। अगली संधि है जो हमारी दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र आपको बताया था वृद्धि रेचि। तो इसका नियम क्या है, यदि आ या आ के बाद यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद एच वर्ण आए, एच वर्ण के अंतर्गत आप क्या आते हैं ए ओ ए औ, तो पूर्व और पर मतलब पहले और बाद दोनों मिलकर ए व ऐ के स्थान पर ऐ हो जाता है, ओ और औ के स्थान पर औ हो जाता है। ये देखिए स्पष्टीकरण समझिएगा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए या ऐ आए तो आपका ऐ हो जाएगा, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ओ या औ आए तो वहाँ पे आपका औ हो जाएगा। तो संक्षेप में आप हम कह सकते हैं इसको आत, ये आत आपका गुण संधि से लिया गया है, आत प्लस एच, आत प्लस एच दिखे तो वहाँ पे आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों नियम को समझें। आइए कुछ उदाहरण समझ लेते हैं दोस्तों। उदाहरण है सदा धन एव, यहाँ पे आपका आ और ए मिलकर आए हो जाएंगे, तो जो वर्ड बनेगा आपका सदैव। जैसे मम धन एव मम एव, तथा धन एव तथैव, कृष्ण धन एकत्वम कृष्णैकत्वम, महाधन ऐश्वर्यम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है महाऐश्वर्यम, मत धन ऐक्यम मतैक्यम, महाधन ओजसः महाओजसः, वन धन औषधि वनौषधि, जल धन ओधा जलोधः। तो दोस्तों अगली जो हमारी स्वर संधि है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का सूत्र क्या है, इको यणचि। तो आइए इसके नियम को समझते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर आपका या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है, और बाद में जो असमान स्वर रहता है उसे जोड़ दिया जाता है। तो समझिएगा जैसे इक ई उ ऋषि लू, ऋषि और ली प्लस असमान स्वर आए तो यहाँ पे आपका यण हो जाता है, या व रा ला। संक्षेप में दोस्तों हम इसको समझें तो इक और अच ये मिलकर आपका यण हो जाता है। तो चलिए कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है कि इति धन आदि, मतलब हो गया इत्यादि, इति में आपका ह्रस्व ई और दीर्घ आया तो ई को या हो गया और आ आपका दीर्घ है तो यहाँ पे या बन गया। तो बनने वाला शब्द जो बन गया इत्यादि। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, प्रतिधन उत्तरम प्रत्युत्तरम, प्रतिधन आदेशः प्रत्यादेशः, अधिधन आरोपः अध्यारोपः, अधिधन आदेशः अध्यादेशः। इसके बाद आपका है सुधन आगतम स्वागतम, वधूधन आगमनम वध्वागमनम। ये सब आपके दोस्तों यण संधि के उदाहरण हैं। जैसे कुछ विशेष उदाहरण जैसे लृधन आकृति, लृधन आकृति शब्द बन जाएगा लाकृति। जैसे लृधन अकारः लाकारः। आपके ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। नदी धन ऊर्मिः नदूर्मिः, अभिधन उदयः अभ्युदयः,
अतिधन उत्तमः अत्युत्तमः, अतिधन आचारः अत्याचारः, सुधन आगतम स्वागतम आपका हो ही गया है, अनुधन अयः अन्वयः, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो दोस्तों हमारी जो अगली संधि है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? एचो ऐवा यावह। नियम की बात कर लेते हैं। यदि एच ए ओ ऐ औ ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो एच के स्थान पर आपका क्रमशः ऐ औ आय आओ हो जाता है और बाद में जो स्वर रहता है उसे भी जोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ए को ऐ, ओ को औ, ऐ को आय, औ को आओ हो जाता है। समझिएगा दोस्तों स्पष्टीकरण को। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ और जो स्वर आए हैं तो ए को आपका ऐ हो गया, ओ को औ हो गया, ऐ को आय हो गया और ऐ को आओ हो गया। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं। ने धन अनम। ने यहाँ पे आपका ह्रस्व ए और ह्रस्व आ, तो ए को यहाँ पे ऐ हो गया और फिर आ आया, तो ये बन के हो गया जो ऐ। तो हो बनने वाला वर्ड जो हमारा हुआ वो नयनम। अगला उदाहरण देख लीजिए। पोधन अनम पवनम। समझिएगा दोस्तों। जैसे नए धन अकह, यहाँ पे आपका हो जाएगा नायकः। पोधन अकह पावका हो जाएगा। गय धन इका गायिका हो जाएगा। नए धन इका नायिका हो जाएगा। नौ धन इक नाविक हो जाएगा। भव धनुक भावुक हो जाएगा। लो धन अनम लवनम हो जाएगा। वटो धन वृक्षः, ये आपका शब्द बन जाएगा वटो वृक्षः। जैसे बहुत सारे आपके वर्ड हैं। पौधन अकह पावका हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आगे समझते हैं। एक विशेष नोट है, समझिएगा इसको। वांतो ई प्रत्यय, मतलब यदि गो शब्द के बाद में यकार आदि प्रत्ययों से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द हो तो वहाँ पर भी ओ के स्थान पर आपका औ और औ के स्थान पर आपका आव हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिएगा। गो धन यम, तो यहाँ पे गो ओ और आपका या, तो ओ के स्थान पर यहाँ पे औ हो जाएगा। तो जो शब्द आपका बनेगा तो गव्यम। जैसे अगला उदाहरण देखिएगा। नौ धन यम, तो इसमें आपका जो शब्द बनेगा नाव्यम। गोधन युति गव्युति। तो दोस्तों अगली जो हमारी स्वर संधि है पूर्व रूप स्वर संधि। इसका उदाहरण क्या है? इसका सूत्र एंग पदांता दति। एंग पदांता दति ए ओ आ, तो ये आ का हो जाता है आपका अवग्रह। नियम समझेंगे कि यदि किसी पद के अंत में ए और ओ विद्यमान हो तथा बाद में आ वर्ण आया हो तो आ को पूर्व रूप हो जाता है तथा आ के स्थान पर अवग्रह आदेश हो जाता है। तो एंग ए और ओ प्लस आ, तो यहाँ पे अवग्रह ये आपका पूर्व रूप संधि हो जाती है। जैसे ए ओ प्लस आ आए तो यहाँ पे आपका अवग्रह हो जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण क्या है? रामो अवदत्त, तो यहाँ पे आपका आदेश हुआ ओ और फिर ये आ गया आ, तो जैसे ये आ गया तो यहाँ पे आपका अवग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रामो अवदत्त। सर्वे धन अपि सर्वे अपि, हरे धन औ हरेव, हर जगह आपका आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। वने धन अपि वनेपि, को धन अपि कोपि, सो धन अपि सोपि, तमो धन अंगानि तमो अंगानि, को धन अवादीत जैसे होता है को वादीत, बालको धन अपि बालको अपि, नमो धन अस्तु नमोस्तु, ते धन अद्य तेद्य, रमे धन अत्र रमेत्र। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों, तो आप लोग उदाहरण की सहायता से खूब प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम अगली संधि देखते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली स्वर संधि है
पर रूप स्वर संधि। इसका सूत्र क्या होता है? एंगी पर रूपम। नियम समझ लेते हैं। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो ए और ओ को पर रूप हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे प्राधन एजते, तो यहाँ पे आपका जो वर्ड बनेगा तो हो जाएगा प्रेजते। जैसे प्राधन ओसति, प्रोसति हो जाएगा। अवधन एहि, अवेहि हो जाएगा। उपधन एधते, उपेधते हो जाएगा। उपधन ओसति आपका वर्ड बन जाएगा उपोसति। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे अवधन एहि हो गया आपका। तो ढेर सारे उदाहरणों की प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। हम लोग अब स्वर संधि का जो लास्ट प्रकार है तो उसको देखेंगे। तो दोस्तों स्वर संधि का जो लास्ट प्रकार है वो है प्रकृति भाव स्वर संधि। सूत्र क्या होता है? प्लुत प्रग्रही दचि नित्यम, प्लुत प्रग्रह्या दचि नित्यम। मतलब प्लुत प्लस अच ये प्रकृति भाव हो गया। इसके बाद प्रग्रह प्लस अच प्रकृति भाव। तो हम दोनों को समझेंगे। तो नियम समझते हैं क्या है कि किसी भी प्लुत वर्ड या प्रग्रह वर्ड के बाद में स्वर आए तो वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात प्रकृति भाव संधि होती है। तो समझते हैं। प्लुत प्लस अच प्रकृति भाव मतलब यदि किसी प्लुत वर्ण के बाद में स्वर आए तो वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात प्रकृति भाव संधि होती है। जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गोष्ठी, तो यहाँ पे आगच्छ कृष्ण अत्र गोष्ठी सेम वैसे ही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ईधन इंद्र, ऊधन उमेशा, सब यहाँ पे आपका प्रकृति भाव हो जाएगा। ऐसे ही प्रग्रह प्लस अच प्रकृति भाव, इसको भी समझ लेते हैं। इसका नियम क्या है दोस्तों? जब किसी प्रग्रह वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो वहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हरि धन एतौ, तो सेम वैसे आपका हरि एतौ। विष्णु धन इमौ, विष्णु इमौ। गंगे धन अमो, गंगे अमो। अहो धन ईसा, अहो ईसा। पचेते धन इमो, पचेते इमो। भानु एतौ, भानु एतौ। तो सेम दोस्तों ये आपका वैसे का वैसे ही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने स्वर संधि को कवर किया। कल की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं उनको समझेंगे। इसके बाद हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।